हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के जनसत्ता एडिटोरियल के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का एडिटोरियल जीएस पेपर 1 के सोशल इशू और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड है। आज की जो एडिटोरियल के लेखक हैं वो भारत डोगरा जी हैं, जिन्होंने भारत डोगरा जी ने जो है भारत में कुपोषण की गहराती हुई स्थिति पर जो है अपना वक्तव्य दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि हालांकि विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत में भूखमरी एवं कुपोषण से बचने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, इसी को लेकर उन्होंने अपना आज का एडिटोरियल प्रेजेंट किया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वह कहते हैं कि यद्यपि भारत में कुपोषण की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और कुपोषण की चिंताजनक स्थिति पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ध्यान दिलाया गया। इस स्थिति में ही आंगनबाड़ी और दोपहर का भोजन मिड डे मील के रूप में विश्व स्तर पर पोषण के कुछ बड़े कार्यक्रम भारत में आरंभ किए गए। ऐसे कार्यक्रमों में निश्चय ही कुछ राहत तो मिली, पर इसके प्रसार के बावजूद कुपोषण की जो स्थिति रही है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और यह भी रहा है कि इसके प्रसार के बावजूद कुपोषण की स्थिति विकट बना रहना और इस ओर संकेत करना कि कुपोषण के कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। कुपोषण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि कुपोषण के कुछ सूक्ष्म तत्वों विशेषकर खनिजों की कमी अधिक पाई जा रही है। इसका एक उपाय यह खोजा गया कि कृत्रिम और सूक्ष्म तत्वों को कुछ खाद्यों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह एक अस्थायी कृत्रिम उपाय ही है जिसके कुछ हानिकारक असर भी सामने आ सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर भोजन में जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो यह बेहतर स्थिति है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है कि हम जो हैं यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र हैं, तो कि यहाँ पे लगता है कि जो है स्थिति अच्छी है, लेकिन हाँ कहीं कहीं सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है कि योजनाएं तो चलाई हैं, लेकिन कुछ दशकों से इनमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। और वहीं पिछले कुछ दशकों में फसलों में रसायन खाद का जो इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है, इसमें जो है नाइट्रोजन खाद का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि नाइट्रोजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फसलों के लिए, नहीं तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होता उससे, लेकिन इससे क्या हानियाँ होती हैं इससे किसानों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसका उपयोग से क्या हानि होती, उन्हें केवल लाभ ही दिखता है। और इसी मिट्टी में अन्य पोषक तत्व विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई। पोषण विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के विचलन करने वाले प्रमाण सामने आए हैं। इसका आगे यह असर होना ही बहुत संभावना है कि यह समस्या ऐसी मिट्टी से उगाई जाने वाली खाद्यान्न की कम पौष्टिकता के रूप में प्रकट होगी। और वहीं रिचर्ड डाउथवेट ने अपनी पुस्तक द ग्रोथ इल्यूशन में लिखा है कि जो कंपोस्ट खाद में फसल में जितना नाइट्रेट मिलाते हैं रसायन नाइट्रोजन खाद में से उगाई फसल में इसकी तुलना में नाइट्रेट 4 से 5% मतलब बढ़ जाता है। और जबकि विटामिन सी कम हो जाता है। इस कारण जो है विशेषकर मतलब इतनी अधिक नाइट्रेट बढ़ जाती है कि कैंसर की संभावना हो जाती है। इसलिए रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करते हुए कंपोस्ट व जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। साथ ही रासायनिक कीटनाशक, जंतुनाशक और खरपतवार नाशक का उपयोग भी न्यूनतम होना चाहिए। इस तरह फसलों में जहरीले छिड़काव व तत्वों से बचाव करना होगा, नहीं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। मिट्टी में केंचुए व प्राकृतिक उपजाऊपन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। इस तरह मिट्टी में संतुलित पोषक तत्व होंगे और उनमें उगाई गई फसल में भी सूक्ष्म पोषक तत्व सहित पोषण अधिक होगा। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि दलहन अनाज की मिश्रित खेती में कमी आई है। और वहीं मिट्टी के पोषक तत्वों में भी दोनों संतुलन में कमी आई है। अनाज दलहन मिश्रित खेती के प्राकृतिक उपजाऊपन को बनाए रखने में मदद मिलती है और खाद्यों में संतुलन में भी मदद मिलती है। अनाज व दलहन के फसल चक्र से भी ऐसी सहायता मिलती है। मोटे अनाजों में सूक्ष्म पोषक तत्व विशेषकर खनिज अधिक मिलते हैं। हाल के दशक में चावल और गेहूं को मुख्य अनाज के रूप में बहुत प्राथमिकता मिली है, जबकि विविधता पर अनेक अनाज की फसलों उपेक्षा हुई। इन मोटे अनाजों में सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण कार्यक्रमों में बहुत कम स्थान मिलता है। यह उपेक्षा की जाए तो
इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह भी पोषण स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी। वनों में देखिए एक महत्वपूर्ण उपेक्षा की गई है यहाँ कि वह यह है कि वनों में बहुत से पौष्टिक खाद्य मिलते हैं। यह पौष्टिक खाद्य पास रहने वाले आदिवासियों में सबसे बेहतर सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। इन्हें इनकी ज़रूरत भी है, लेकिन विडंबना यह है कि वनों में इसका महत्वपूर्ण मतलब देन की उपेक्षा करते हुए ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जिससे वनों से मिलने वाली पौष्टिक खाद्यों का बहुत ह्रास हो रहा है। और वहीं इसमें एक मुख्य नीति यह है कि प्राकृतिक वनों के स्थान पर व्यवहारिक पेड़ों को ज़्यादा लगाया जा रहा है। वैसे ऐसे हानिकारक नीतियों पर रोक लग सके, इसके लिए विशेषज्ञों के पोषण की दृष्टि की ओर बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि वनों को खाद्य उत्पादक क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए उड़ीसा जैसे राज्यों में पहल शुरू की गई है, लेकिन उड़ीसा, रायगढ़ और सुंदरबन जिलों से प्राप्त होने वाले 121 खाद्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। कोई आदिवासी खाद्यों के लिए एक बार जंगल जाता है तो एक चक्कर में वह 4.56 किलोग्राम खाद्य हासिल कर सकता है। यह बहुत अच्छी योजना है। और आगे कहते हैं राइटर कि सूक्ष्म पोषक तत्व देने में इन खाद्यों का विशेष महत्व है। प्रतिकूल मौसम व सूखे के वर्ष में वे सस्ता राशन समाप्त हो जाने पर इन वनों से प्राप्त होने वाले खाद्यों की महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासियों के लिए और भी अधिक हो जाती है। जिन वनों में प्राकृतिक विविधता बची हुई है वहाँ वर्ष भर कोई न कोई उपयोगी खाद्य वनों से मिलते ही रहते हैं। पोषण के अतिरिक्त इनकी बिक्री से आदिवासियों को कुछ आय भी प्राप्त होती है। यह खाद्य स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर और सुरक्षित तो पाए गए हैं। इनमें जो है जहरीली दवाओं, हानिकारक रसायनों का खतरा नहीं है। जो सरकार इस पर जो है बहुत जोर दे रही है कि आप जैविक खेती कीजिए। हाल ही में जो है सिक्किम सरकार द्वारा जो है कहा गया पहला देश बना है जैविक खाद के लिए। और आगे राइटर कहते हैं कि इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार के इस स्तर पर इस महत्व को समझा जाए कि उसके लिए समुचित अनुसंधान अध्ययन की दिशा में कदम उठाए जाएं। और वहीं कुपोषण से लड़ने में एक मील का कदम साबित हो सकता है। साथ ही जिन नीतियों से पौष्टिक खाद्यों के इस भंडार की क्षति हो रही है, उन नीतियों को छोड़कर प्राकृतिक वनों की रक्षा नीतियाँ अपनाने पर जोर दिया जाए। इन प्रयासों से आदिवासी समुदाय को भी जोड़ा जा सकता है ताकि वनों की भांति रक्षा भी हो और पौष्टिक खाद्य इन समुदायों को उपलब्धि भी होते रहें। देश के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों की यही स्थिति है। यदि वनों से प्राप्त पौष्टिक खाद्यों महत्व को भली भांति समझकर उनका उचित उपयोग किया जाए तो कुपोषण की समस्या सुधारने में सहायता मिलेगी। अनेक महत्वपूर्ण खाद्यों के विषय को देखा गया है। प्राकृतिक स्थिति में इनका उत्पादन विविध कारणों से कम हो रहा है, लेकिन कृत्रिम उत्पादों को भी बाजार में उसकी बिक्री बढ़ाई जा रही है। आजकल जिस तरह का फास्ट फूड आ गया है तो उससे जो है जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या आगे हम यह नहीं जानते कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा है। आज की अगर रिपोर्ट देखें फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसमें कहा गया है कि जो लोग अमीर हैं वो भी कुपोषित हैं और जो लोग गरीब हैं वो भी कुपोषित है। अमीर इसलिए कुपोषित हैं क्योंकि जो है वह अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। और गरीब इसलिए कुपोषित हैं कि उन्हें खाद्य पदार्थ मिल नहीं पाता ठीक से। और आगे कहते हैं राइटर कि प्राकृतिक शहद के उत्पादन में भारी कमी आई है। इससे परागीकरण, कृषि व पौधों में जैव विविधता को भी भारी नुकसान न पहुंचा है। इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के स्थान पर कृत्रिम उत्पादों को जोड़कर बाजार में शहद की बिक्री बढ़ाई जा रही है, जिससे इस पौष्टिक खाद्य की गुणवत्ता में कुछ कमी आ रही है। इस संबंध में संसद में सवाल उठ चुके हैं और सरकार के जवाब से भी यह बात सामने आई है कि ऐसी स्थिति में गुणवत्ता मानकों को बदल दिया गया है। और अंत में राइटर कहते हैं शहद तो केवल एक उदाहरण है, अनेक अन्य पौष्टिक खाद्यों की गुणवत्ता भी इसी तरह प्रभावित हो रही है। अनेक कृत्रिम उत्पादों को गलत ढंग से मिलाकर बाजार में उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। इन सभी उपेक्षित समस्याओं पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो देश में कुपोषण की समस्या से निपटने का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। और
अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार द्वारा हाल ही में जो है कई सारे ऐसे योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मिड डे मील 1995 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो है इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तभी यह योजना सफल रही। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान में भी कुपोषण, गरीबी, इन सब पे भी जोर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और अभी हाल ही में जो है SDG इंडेक्स में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें भी सरकार ने कुपोषण एवं समस्याओं को आगे 2030 तक समाप्त कर देंगे, ये अपना लक्ष्य रखा है सरकार ने। तो आज का था एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।